बड़ों में एडल्ट्स में जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो है एफेजिया। एफेजिया मीन्स लैंग्वेज एंड ए मीन्स एब्सेंस, सो इट्स एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, राइट। एफेजिया इज एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज और ये यूजुअली आपको मिलती है आफ्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद कोई इंजरी होगी ब्रेन को, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, कोई और लियन हो गया ब्रेन में, ट्यूमर्स हो गए ब्रेन में, कोई ट्रॉमा हो गया ब्रेन में, और स्पेसिफिकली टू द लोकेशन दैट इफेक्ट्स लैंग्वेज, रिजल्ट क्या हो गया, लैंग्वेज का एरर। टाइप्स ऑफ एफेजिया, राइट। एफेजिया की समझ आ गई? क्या होता है कि जी ऐसा लैंग्वेज का डिसऑर्डर जो कि किसी न्यूरोलॉजिकल इंजरी की वजह से है, ब्रेन की इंजरी की वजह से, स्पेसिफिकली आपको पोस्ट स्ट्रोक दिखने में बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन है जिनमें आपको एफेजिया देखने में मिलता है। तो वी हैव transcortical aphasia, we have fluent aphasia, we have non-fluent aphasia, we have global aphasia। इन सब ये बहुत टाइप्स हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। सो वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ aphasia, fluent aphasia, non-fluent aphasia। Fluent aphasia is a type of aphasia in which the patient is fluent। confusion नहीं रखना कि fluent aphasia है तो ये वो होगा जो नहीं बोल रहा, नहीं। Fluent aphasia is a patient who talks to you, who has words, who talks to you. Non-fluent aphasia is type of patient who is non-fluent, who does not have more words to talk to you, who does not use more words to talk to you, right? Got it? So you have fluent aphasia who talks. You have non-fluent aphasia who talks less or does not talk, right? फ्लुएंट एफेजिया, फ्लुएंट है तो उसका मतलब है कि उसकी कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होगी। व्हेन यू हैव, ये रेसिप्रोसिटी है, व्हेन देयर इज फ्लुएंसी नो कॉम्प्रीहेंशन और लेस कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव बेटर कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव डेफिसिट इन फ्लुएंसी, ऑलराइट। सो फ्लुएंट एफेजिया, फ्लुएंट इन वर्बल आउटपुट but lacks in comprehension. So you ask them what's your name and they know कि आपने कुछ उनसे पूछा नहीं, उनको answer something but they won't answer your question, क्योंकि उनको समझ नहीं आया, they would answer maybe something else, they would start speaking about something else, right? So this is fluent aphasia with bad comprehension or poor comprehension. Number 2 is Wernicke's aphasia or non-fluent aphasia। पहले वाला जो मैंने बताया था उसको हम ब्रोकास एफेजिया भी कहते हैं, क्लासिकल पिक्चर है ब्रोकास एफेजिया की, ठीक है। फ्लुएंट को कहते हैं ब्रोकास। फ्लुएंट एफेजिया बहुत टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक है ब्रोकास एफेजिया, राइट। सो यू हैव फ्लुएंट एफेजिया, यू हैव नॉन फ्लुएंट एफेजिया। सो फ्लुएंट एफेजिया में क्या हो रहा है आपके पास, गुड फ्लुएंसी, पुअर कॉम्प्रिहेंशन। नॉन फ्लुएंट में क्या हो रहा है आपके पास, bad fluency, good comprehension. That the patient is able to understand what you said, but they won't answer you properly because they have difficulty in articulating or in saying the sound out. मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? I tell you, you ask them what's your name, वो नहीं बता पा रहे, आपको नहीं समझ आया कि इनको क्या मेरी बात समझ नहीं आई है या, so you ask them आपका नाम सादिया है, जी से, या आपकी बेटी आपके साथ आई है, फैन काम पे है, या लाइट को इशारा करते हैं, दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं, दे विल टेल यू बाय पॉइंटिंग। गुड कॉम्प्रिहेंशन। द पेशेंट हु डज नॉट हैव गुड कॉम्प्रिहेंशन विल हैव लिमिटेड फ्लुएंसी, वुड हैव गुड फ्लुएंसी बट उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही। जैसे आपने कहा कि एक हाथ हाँ, यस, you ask the patient to hold their left ear with the right hand, ये कमांड फॉलोइंग आ गया, नहीं। आगे देखते हैं कैसे असेस करते हैं, पहले हम टाइप्स जरा डिफरेंशिएट करें। सो यू हैव टू मेन टाइप्स, फ्लुएंट एफेजिया वर्सेस नॉन फ्लुएंट एफेजिया। फ्लुएंट एफेजिया इज गुड फ्लुएंसी, वर्ड्स बट does not understand properly. Non-fluent aphasia is non-fluent, they have restricted speech output, right, but they comprehend easily, right. Fluent aphasia में कौन कौन से आते हैं आपके पास,
you have Wernicke's aphasia, fluent है but comprehension नहीं हो रही है, right? You have transcortical sensory aphasia in this. Fluent aphasia, Wernicke's aphasia, sensory aphasia, posterior aphasia, कभी भी टर्म इस्तेमाल होती है. All of these are fluent in nature. Fluent aphasia, Wernicke's aphasia, transcortical sensory aphasia, ये सारे fluent in nature. मैम ब्रोकास बेटा ब्रोका नॉन फ्लुएंट एफेजिया है. ब्रोका में क्या होता है, रुक रुक के बात कर रहा है, पेशेंट के पास वर्ड्स कम है, पेशेंट को अंडरस्टैंड हो रहा है. यही कंफ्यूजन सब दूर करनी है. फ्लुएंट एफेजिया इज मोर फ्लुएंट. पेशेंट टॉक्स इज फ्लुएंट. व्हेन पेशेंट इज फ्लुएंट दैट मींस मोटर आउट ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ है, कॉम्प्रिहेंशन, राइट? Fluent aphasia does not mean that problem is in Broca's area, because Broca's area is a fluency area, right? इसलिए confusion हो रहा था ना. No. Fluent aphasia is when patient is fluent and the problem is not in fluency but in comprehension. Yes. Broca's aphasia is non-fluent aphasia. The problem is in fluency. So the patient does not talk much but has good comprehension. 1 minute में कैसे पता लगाओगे कि क्या मसला है? वैसे तो usually you can make a diagnosis on this, but when patient comes in the clinic, sits down, you say अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? You will see the patient does not respond appropriately to the verbal commands. आप पूछेंगे क्या नाम है आपका, या आपका बेटा या आपका बेटी है. Non-fluent aphasia on the other hand will respond to non-verbally, will respond to your commands. आपको पता लग रहा होगा कि हम कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं बात, समझ पा रहे हैं बात को. बोथ ऑफ देम हैव डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, राइट? गॉट इट? सो यू आर क्लियर नाउ अबाउट Wernicke's and Broca's? Yes. Move on to transcortical aphasias. Transcortical aphasias are those type of aphasias in which the patient has problem similar to the Broca's and Wernicke's, but their repetition is good. They have good repetition. ब्रोका में और Wernicke's में दोनों में रेपिटेशन खराब होती है. एक में फ्लुएंसी का मसला है, एक में कॉम्प्रिहेंशन का मसला है. लेकिन जो आपके पास ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया हैं, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया मिमिक्स Broca's aphasia but repetition is intact. Transcortical sensory aphasia mimics Wernicke's aphasia but repetition is intact. So how would you know what's the problem? When you tell them, repeat it after me, they'll do the task fine, or they have less difficulty following that task. एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिजर्वेंस का. प्रिजर्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनको, आप अक्सर फ्लैश कार्ड्स के साथ करते हो, असेसमेंट करते हो, तो आपने उनको एक फ्लैश कार्ड दिखाए और उसमें आपने उनको दिखाया जी कि ये है, ये है. सो दे स्टक ऑन वन ऑफ द कार्ड्स. आपने जब उनको अगला कार्ड दिखाया तो वो उसको भी ट्रेन ही बोल रहे हैं जो उन्होंने पहले दिखा, बिकॉज दे कुड इजीली रिपीट दैट. तो रेपिटेशन उनके अंदर ओके है, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस स्पीच है, बात करनी है, वो उनको मसला हो रहा है. ठीक हो गया? ओके. मैम ये फ्लुएंट फेज क्या कैटेगरी में? दोनों में. दोनों में आ रहा है. ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया इज अ फ्लुएंट transcortical aphasia. Transcortical motor aphasia is a non-fluent transcortical aphasia. मैंने आपको लाइन भी क्या बताई थी? Transcortical motor aphasia mimics Broca's aphasia but the repetition is intact or better. Transcortical sensory aphasia mimics Wernicke's aphasia but repetition is better. Perfect. You have a checklist or assessment performer for aphasia in the assessment book. You can follow that performer and you can check it out, and we'll do that first and then we'll move on to the formal assessment of the aphasias. ठीक है जी? अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? So the patient will come to you and आप उससे पूछोगे आपका नाम क्या है. If the patient is able to name objects,
नंबर 2, आप उनको बोलोगे मेरे पीछे रिपीट करें. If the patient is able to repeat as well, aphasia ruled out. Aphasia नहीं है. Patient can name objects, patient can repeat, aphasia नहीं है. Okay? Remember, a patient comes to you after a stroke is assessed for aphasia, dysphagia, dysarthria or ataxia as well. So irrespective of whether it has been referred to you for aphasia or not, you assess it. Okay? Because it's your job. So aphasia के अंदर पेशेंट आया, आपने कहा, आपने उसको फ्लैश कार्ड्स का या आपने नेमिंग ऑब्जेक्ट्स का टास्क किया. Patient can do the naming object task, and then you did the second task, repetition wala task. He has difficulty in repetition, could name objects, could not repeat. That means the patient has conduction aphasia. It's a third type, conduction aphasia. पहले हमने पढ़े थे आपके पास Wernicke's and Broca's, then transcorticals, and now we have conduction aphasia in which the patient has problem in repetition only, repeating. Okay? You got it? Now you know what you need to do in the clinic. मरीज आया, patient आया, and then you started communicating with the patient. डराना नहीं मरीज को कि मैं आकर कुछ करने लगूंगी, नहीं. कैजुअल टॉक करें, फॉर्मल थोड़ा सा, लेकिन कैजुअली उसका थोड़ा सा रिलैक्स करें उसको, उनके ऑलरेडी पेशेंट स्ट्रेस होएगा कि उससे बात नहीं की जा रही है. एंड देन उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद आपने उससे बातचीत करनी शुरू की, आपको पता लग जाएगा. साथ साथ आप बात करते रहे, साथ साथ अपने टास्क करते रहे. राइट? अगैन मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आपकी रैपो या आपकी इंट्रोडक्शन का और हो दौरानिया और आपकी असेसमेंट का और हो दौरानिया. ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं इफ़ यू हैव गुड ऑब्जर्वेशन. सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, में आप बहुत चीज़ें असेस कर सकते हैं. इट्स योर ऑब्जर्वेशन, राइट? So we have these three types. Then we have another type which is called a global aphasia, in which we have problem on a larger extent. आपके पास एक लीजन है जो बहुत ज़्यादा है, आपके पास एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है ब्रेन को. और वैसे भी अगर कोई ये जो स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक के पहले कुछ घंटों में, पहले कुछ दिनों में पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होती कि पेशेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. तो आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबल होगा, लेकिन उसके बाद आप डायग्नोसिस नहीं देते हो ऐसा. राइट? आप थोड़ा सा टाइम लेते हो, व्हेन द पेशेंट इज कॉन्शियस इनफ टू नेम ऑब्जेक्ट्स, टू टेल यू थिंग्स, राइट? उसके बाद उसको तब असेसमेंट करोगे. इज दिस क्लियर अप टिल नाउ? यस. पेशेंट कम्स टू यू, यू असेस फॉर नेमिंग, you assess for repetition, you'll know whether the aphasia is here or not. Got it? It's a very brief and precise way of assessing it, but we have diagnostic tools. Again, your keen observation is very important, and then you can be able to do it. We'll discuss things later as well. Transcortical में क्या होता है, Broca's में क्या होता है, Wernicke's में क्या होता है, therapy कैसे करनी है, system कैसे करनी है, we'll discuss it too later, chapter by chapter. ठीक हो गया? अभी आप क्या करेंगे? अभी आप ये देखेंगे कि जो पैथोफिजियोलॉजी है आपकी बुक के अंदर, आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन बने हुए हैं कि जी इस जगह पे प्रॉब्लम होगा तो ये हो रहा है, इस जगह प्रॉब्लम होगा तो ये हो रहा है. पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर आपको बुक में आराम से मिल जाएगा, उसको आप जाके रीड करेंगे सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक हो गया? मैम ग्लोबल एफेसिया में क्या होगा, जैसे बाकी होगा सनी क्या रेपिटेशन का इशू है, एफेसिया का ग्लोबल एफेसिया में एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्लोबल एफेसिया. दे हैव प्रॉब्लम इन रेपिटेशन, दे हैव प्रॉब्लम इन नेमिंग, they have problem in everything. They have problem in fluency, they have problem in repetition, they have problem in comprehension. That's why it's called global aphasia. मैम जैसे आपने बताया कि उधर ओपीडी में किस जगह एक अंकल आए थे, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी और उनके लीजन्स भी काफ़ी कार्ड्स थे, तो उनको आप बात नहीं किया था लेकिन आप उनको स्टडी नहीं कराएं, तो यानी कि मैम उस तरह भी देख के बता सकते हैं. बिल्कुल. अब एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि कितना डैमेज हुआ है, और पेशेंट की एज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है समन, क्योंकि यू नीड टू इवेलुएट कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा होने वाला है. व्हेन द पेशेंट फॉर एग्जांपल इज 85 ईयर्स अबव, कुछ पेशेंट्स में रिकवरी हो भी जाती है, लेकिन देयर इज एज फैक्टर मैटर्स. अगर पेशेंट जो है उसकी एज इतनी है कि आपको लग रहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला सिस्टम या जो इसकी रिकवरी है वो इतनी स्पीडी नहीं हो पाएगी जितना
और दूसरी फैक्टर क्या है कि रिकरेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिकरेंट स्ट्रोक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का मसला या ऐसी कुछ चीज़ें जिनमें उनको रिकरेंट हो रहा है। या आपको याद होगा वी हैव अ पेशेंट हु इज अ म्यूजिशियन आई गैस, अपनी वाइफ के साथ आते हैं, Yes. जिनको एपिलेप्सी भी हो रही है, जिनको उनकी वेसल्स में, उनकी आर्टरीज में प्रॉब्लम है, उनकी आर्टरीज की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग रिकरेंट स्ट्रोक्स एंड ही हैज प्रॉब्लम इन दैट। इज वेरी यंग, मेरे ख्याल में 40s में है अपनी एज में, शायद वो करना पड़ता है। आई रिमेंबर नहीं, बट वो 40s में उनकी ये एज है। तो वो इस एज में उनको रिकरेंट हो रहा था, जैसे एक हुआ, दो हुए, तो क्या होगा, आपके पास रिकवरी के उतनी 100% या 90% एक्यूरेसी के साथ रिकवरी के चांसेस थोड़े से लिमिट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगैन विल पावर मैटर्स, अगर आपकी विल हो तो और अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि ये जो फैक्टर्स जो हैं वो प्रोग्नोसिस को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक हो गया? सो आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। We're going to discuss things later as well in the next lecture. ठीक है?